नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 2022 में जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे बुक से यहाँ पे हम छाट कर ये क्वेश्चन लिए हैं। आप इस सभी क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मासा निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको 272 तथा 1032 का मासा निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सभी विधि आपको पता होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इसको भाग विधि से बनाना होगा। तो भाग विधि से हम बना के आपको यूक्लिड विभाजन पर आपको पुट कर देना है। तो 272 और 1032 का मासा सबसे पहले हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो भाग विधि से मासा निकालने का तरीका क्या है, तो छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग दिया जाता है। तो 272 से आपको भाग देना है कितना में, 1032 में देना है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बार में लगाएंगे। अगर 4 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो 3 बार में आपको लगाना है। 3 बार में कितना लगेगा, 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा और 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, 2 तिया 6, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 816। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे हम बनाते हैं। 10 दोबारा में से 6 यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 दाएँ पैंचा इससे लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर अब 216 आ गया। अब 216 से आपको भाग देना है किसमें, 272 में देना है। 272 में देना है, कितना बार में लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाता है। तो 1 बार में यहाँ पे लगा देंगे 216। अब इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो 10, 2, 12, 12 में से 6 यहाँ पे जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बचेगा 6, और 6 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा। अब 56 से आपको भागा देना है कितना में, तो 216 में देना है। ठीक है, तो कितना बार में यहाँ पे लगेगा, 4 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको 3 बार में यहाँ पे लगा देना है। 6 तिया 18 के 8 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 168 हो जाएगा। और 168 यहाँ पे आप घटा दीजिए, इसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो 10 अच्छो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे देखिए बचा 0, 1 दाएँ पैंचा लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कटकुट। 48 से भाग देना है कितना में, तो 56 में देना है। एक बार में आपको सिंपल से यहाँ पे लगा देना है। 48 यहाँ पे हो जाएगा 10 अच्छा 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा। और 8 से भागा आपको 48 में दे देना है। कितना बार में कटेगा, 8 6 48 यहाँ पे कट जाएगा। तो लास्ट संख्या जितना से कटता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सिंपल से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर आपको बैठा देना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं काटा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ की ए होता है भाज्य और बी होता है भाजक और क्यू के मतलब क्वोशंट यानी कि भागफल और आर के मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, तो ए यानी कि बड़ा संख्या को माना जाता है। तो बड़ा संख्या 1032 है, 1032 लिखेंगे। 1032 बराबर बी क्यू, बी का मतलब छोटा संख्या, यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बी क्यू यहाँ पे 272 हो जाएगा बी, और क्यू इसका क्वोशंट यानी कि भागफल कितना है, तो 3 हो जाएगा। और प्लस रिमाइंडर इसका कितना है, तो रिमाइंडर यहाँ पे देखिए 216 आ गया। तो यहाँ पे 216 आपको लिख देना है। पहला चरण हो गया। अब आपको यहाँ पे दूसरा चरण लेना है। तो दूसरा चरण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 272। 272 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 272 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 216 गुने 1, 216 ही तो बन गया बी। इसका भागफल यानी कि क्यू कितना बना, तो 1, और प्लस इसका शेषफल कितना आया, तो इसका शेषफल आया 56, 56 लिख देंगे। अब अगला चरण में आपको यहाँ पे 216 ला देना है। ठीक है, यहाँ पे उठा कर लाना है 216।
तो अब यहाँ पे इसका भाजक कितना है यानी कि b कितना है तो 56 है, यहाँ पे 56 लिख देंगे। इसका भागफल कितना है तो 3 है। इसका शेषफल कितना है तो इसका शेषफल है 48, 48 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भाज बना देना है 56 को। ठीक है, भाज यहाँ पे देखिए 56 बन गया, तो आपको 56 को यहाँ पे भाज बना देना है। इसका भाजक कितना है 48, 48 हो जाएगा। और इसका भागफल कितना है तो इसका भागफल यहाँ पे देखिए 1 है, 1 लिखेंगे। अब प्लस इसका शेषफल कितना है तो 8 है, तो 8 लिखेंगे। जब तक यानी कि 0 शेष नहीं आता है, जब तक आपको ये विधि करते रहना है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे देखिए इसका भाज कितना है तो इसका भाज है यहाँ पे 48, 48 लिखेंगे। इसका भाजक कितना है तो इसका भाजक यहाँ पे देखिए 8 बन गया, 8 लिखेंगे। इसका भागफल कितना है तो 6 है, और प्लस शेषफल लास्ट में देखिए 0 आ गया। तो अगर 0 जहाँ पर आ जाता है और जो संख्या से आ जाता है वही संख्या क्या कहलाता है तो एचसीएफ कहलाता है। तो लास्ट संख्या यहाँ पर देखिए 8 से कटा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो इसका एचसीएफ 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 हर हाल में आ जाना चाहिए। तो मेरा उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अगर इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं काटा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 38,220 का मासा आपको निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे डिजिट बदल दिया गया है। तो सिंपल से आपको उसी तरीका को यहाँ पे अपनाना है। आपको छोटा वाला संख्या से आपको बड़ा वाला संख्या में क्या करना है तो भाग देना है। तो 196 से भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, तो कितना बार में यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे आपको सिंपल से भाग जैसा बनाना है। इसमें करना क्या है तो 3 अंक में यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 3 अंक में ही यहाँ पे भाजक से भाज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 3 अंक में लेते हैं, तो कितना बार में यहाँ पे लगेगा तो 1 बार में लगेगा। 196 आपको यहाँ पे लगा देना है। इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए। 10 2 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। अब ठीक है, एक दाएँ पैसा तो यहाँ पे 7 बचेगा। तो 10 और 7 यहाँ पे 17, 17 में से 9 जगह यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 जगह तो 1 हो जाएगा। अब सिंपल से आपको यहाँ पे 2 उतार देना है। 1862 हो गया। अब देखिए कितना बार में लगेगा तो अब यहाँ पे 9 बार में लगेगा। 9 बार में यहाँ पे लगा देना है, यानी कि इतना बार में आपको गुना करके देखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम रहना है तो रहना है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 9 बार में अगर लगाते हैं तो 1862 से ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे 1764 हो जाएगा। अगर 9 से गुना करते हैं 196 में 9 से तो 1764 यहाँ पे हो जाएगा। इसका रिमाइंडर निकाल दीजिए। रिमाइंडर यहाँ पे निकालेंगे, 10 2 12 में से 4 जगह यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचा 5, 10 5 15 में से 6 यहाँ पे जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 7 जगह कटकुट। एक लास्ट यहाँ पे डिजिट बचा जो है 0, तो आपको सिंपल से आपको शेष में यहाँ पे 0 ला देना है। अब देखिए कि 196 में हम क्या कर दें कि 980 आ जाना चाहिए। 196 में हम कितना से गुना कर दें तो अगर 196 में 5 से गुना करते हैं तो 980 आ जाता है। तो 5 से यहाँ पे हम भागफल में यहाँ पे लिख देंगे, कट जाता है पूरा। और जो संख्या से कटता है, जो संख्या से कट कुट के यानी कि 0 आ जाता है शेषफल, वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो इसका एचसीएफ 196 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल से आपको यूक्लिड विभाजन पर आपको दर्शा देना है। जब ये कर लिए तो यूक्लिड विभाजन तो बनाना ईजी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, बहुत इजी क्वेश्चन है प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शर्त क्या कहता है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए किसको बोला जाता है जो बड़ा संख्या होता है, बी किसको बोला जाता है जो छोटा संख्या होता है। तो a यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है a के मतलब भाज और b के मतलब भाजक। तो a बराबर कितना है 38,220 और बी क्यू प्लस आर मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है तो 196 है, गुना क्यू कितना है 195, अब प्लस इसका रिमाइंडर कितना आ गया तो 0। एक ही चरण में देखिए बन गया। तो 196 से कट गया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। यानी कि जब तक 0 नहीं आता है जब तक आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शर्त आपको लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार में आ गया, तो 196 का आंसर आ गया। तो
तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि एलसीएम 72,126, यहाँ पे दो संख्या दे दिया गया है, ठीक है। तो 72 और 126 का एलसीएम 504 है, तो एचसीएफ इसका निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे सिंपल से आपको फॉर्मूले पे बैठा देना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है एलसीएम बराबर दिया हुआ है 504। तो लिखेंगे दिया हुआ है एलसीएम बराबर 504, ठीक है। दिया हुआ है एलसीएम बराबर 504 और यहाँ पे दो संख्या दे दिया गया है। तो इन दो संख्या के मदद से आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एचसीएफ तो इसका निकालना ही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एचसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ तो इसका निकालना ही है। तो एचसीएफ है ही नहीं कुछ, तो लिखेंगे एचसीएफ के एचसीएफ गुने एलसीएम का मान कितना है, तो एलसीएम का मान है 504, 504 लिखेंगे। अब बराबर यहाँ पे देखिए लिखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का मान यहाँ पे 72 है, दूसरी संख्या का मान कितना है, तो 126 है। तो लिखेंगे 72 गुने 126। अब यहाँ पे आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट, एचसीएफ बराबर 72 गुने 126 यहाँ पे हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में यहाँ पे 504 हो जाएगा। यहाँ पे 504 जब एचसीएफ के साथ गुना में है तो यहाँ पे बराबर में करेंगे तो भागा में हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। अब आपको सिंपल से इसको काट देना है। तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 252 दूनी कितना कटेगा, 504, काट देना है। अब यहाँ पे 63 दूनी कितना कटेगा, 126, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में कटता है, तो 126 दूनी यहाँ पे कटता है 252, यहाँ पे 36 दूनी कटता है 72। अब यहाँ पे देखिए 63 दूनी कटता है 126, यहाँ पे 18 दूना कटता है 36। यहाँ पे 63 से 63 काट जाएगा गुना भाग में, तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ यहाँ पे 18। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से बनाना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। प्लीज़ वीडियो पर से भागिएगा नहीं, वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का मासा ज्ञात करना है। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे अलग दे दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि 3 क्वेश्चन एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, 3 क्वेश्चन जो है अलग टाइप का है। तो मेरा उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पर यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से मेरा जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बहुत अच्छा ढंग से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के मदद से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का मासा और लासा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का मासा और लासा ज्ञात करें। मेन पॉइंट आपको सिंपल से हेडिंग में पढ़ना है, क्या करना है नहीं करना है सभी बातों को हेडिंग द्वारा ही डिस्कस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का मासा और लासा ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लेते हैं। 5 का 1 कितना कितना का निकालना है, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा 8, 9 और 25 है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के मतलब आपको सिंपल से आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है।
तो सबसे पहले हम 8 का निकालते हैं। तो 8 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 9 का इसी तरह से आपको करना है गुणनखंड, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9। और 25 का आपको इसी तरह से करना है गुणनखंड, तो 5 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस तीनों संख्या के मदद से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि तीनों संख्या के गुणनखंड में जो कॉमन हो उसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यानी कि तीनों आपस में मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। तो अपना मन से एक है। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर आप 1 कर दीजिए। ठीक है, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर यहाँ सभी संख्या का गुना करके हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, इसमें क्या बचा तो 3 गुने 3, और इसमें क्या बचा तो 5 गुने 5। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, एचसीएफ यानी कि जो तो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो ज़रूर है, क्योंकि एक अगर इसमें भी गुना कर देते हैं, एक इसमें भी गुना कर देते हैं, एक इसमें भी गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक यानी कि तीनों में है, तो एचसीएफ बराबर 1 हम लिख सकते हैं। और एलसीएम बराबर यानी कि सभी संख्या का क्या हो जाएगा तो गुणक हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पचे कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 350, 2 पचे 10 या 360, 360 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में क्या करना है, 12, 15 और 21 का आपको मासा और लासा गुना ज्ञात करना है, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है। 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का गुणनखंड कर देना है। तब 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी तरह से आपको 15 का गुणनखंड करना है, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि 5 गुने 3। इसी तरह से आपको 21 का गुणनखंड कर देना है, 7 तिया 21, यानी कि 7 गुना 3। ठीक है, 3 देखिए इसमें भी है, और 3 देखिए इसमें भी है, और 3 देखिए इसमें भी है। ठीक है, यानी कि तीनों में जो तीनों संख्या के गुणनखंड में जो कॉमन हो उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो तीनों संख्या में कॉमन क्या है 3 है, 3 के अलावा और कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर और कॉमन रहता तो इसी में हम और गुना करके करते, लेकिन 3 के अलावा तो और कुछ भी नहीं है, तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट 3 हो जाएगा। और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो ऊपर बचा क्या 2 गुने 2, नीचे कितना बचा 5, और 21 के गुणनखंड में कितना बचा 7, और जो एचसीएफ आ जाता है उसको आपको इसी में गुना कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे ऊपर में बचा कॉमन के अलावा 2 गुने 2, 2 गुने 2 लिख दिए, नीचे बचा 15 में कॉमन के अलावा सिर्फ 5, 5 लिख दिए। अब यहाँ पे 21 में बचा कॉमन के अलावा 7, 7 लिख दिए, और जो इसका एचसीएफ आता है उसी से गुना कर देना है इसी में। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, और 20 से कितना हो जाता है 4 से 140 में 3 से गुना करेंगे 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मेरा उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 का 2 भी आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पर आ जाइए। 96 और 404 का आपको मासा और लासा ज्ञात करना है, बिल्कुल इसी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 96 और 404 का आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको वीडियो पर बने रहना है। 96 और 404 का निकालना है। तो सबसे पहले आपको 96 का गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, 96 का, तो 96 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना बार में यहाँ पे इसका गुणनखंड निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 96, इसका गुणनखंड इतना हो गया। इसी तरह से आपको 404 का निकाल देना है। तो 404 का यानी कि 2 गुने 202, ठीक है, 2 गुने 101 यहाँ पे हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 202 हो जाएगा। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 गुने 202 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर 2 बार में लगाना है तो 2 गुने 101 हो जाएगा। तभी तो 101 गुने 2 करेंगे तो 202, 202 गुने 2 करेंगे तो 404, इतना हो जाता है। तब यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी मिलता जुलता है नहीं है, तो इसका HCF डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका LCM क्या हो जाएगा, तो HCF के अलावा जो भी है, यानी कि ऊपर बचा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और नीचे बचा कितना 101, और 101 के अलावा इसका HCF कितना है, तो 4, तो 4 गुने कर देंगे और 101, ठीक है। ऊपर जैसे बचा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिख दिए, नीचे वाले में बचा 101, तो 101 हो जाएगा गुना, यहाँ पे HCF इसका 4 है इसलिए 4 गुना में ही लिख दिए। तो इतना में अगर इतना से गुना करते हैं, टोटल गुना करते हैं, तो इसका हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 तक 96, 96 गुना 101 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 96। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस तरह से बनाना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का 3 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया ढंग से पढ़िए और समझिए और इसको बनाते हैं। 2 संख्याओं का मासा 18 तथा उनका गुणनफल 1,29,060 है, ठीक है। 2 संख्याओं का मासा 18 तथा उनका गुणनफल है 12,960 है, तो उनका लासा ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका HCF जो है दिया गया है 18, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणक जो है दिया गया है 12,960, तो आपको इसी मदद से लासा ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 है। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है HCF इसका कितना है, तो HCF 18 है। बिल्कुल क्वेश्चन को आपको बढ़िया ढंग से समझना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। HCF बराबर 18 लिख दिए और उनका गुणनफल कितना है 12,960 है, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है, तो 12,960 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फॉर्मूला है। तो HCF का मान कितना है 18, 18 लिख देंगे और गुना LCM तो निकालना ही है, LCM के LCM ही लिखेंगे, और इतना का मान कितना दिया हुआ है, तो 12,960 दिया हुआ है, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर, इसलिए LCM बराबर 12,960, यहाँ पे देखिए गुना में 18 है तो आपको भागा में 18 कर देना है। तो इतना से अगर इतना में भागा देते हैं, जो भी आएगा भागा दे के आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? यानी कि आपको n बराबर 1 2 3 4 5 तक ही मान के आपको पावर बारी बारी से रख के देखना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए आप इजली किस ढंग से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको मान लेना है, माना कि n बराबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कुछ भी अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको 5 तक ही मानना है। प्राकृत संख्या के मतलब 1 से शुरू हो लास्ट यानी कि अनंत तक हो। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो प्राकृत संख्या हम 5 तक मान लिए सीरियल नंबर से, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब आपको बारी बारी से यहाँ पे रख कर मान देख लेना है। तो लिखेंगे जब n बराबर 1 हो,
जब n बराबर 1 रखेंगे तो कितना पर बैठाना है यहाँ पे 6 पर पावर n, तो 6 पर पावर n करना है यानी कि 6 पर पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे जब n बराबर 2 हो, बारी बारी से 2-3 मान आपको रख कर देख लेना है। 0 पर समाप्त होगा तो लिखेंगे हाँ, नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपको 6 पर पावर n पर बैठा देना है, तो 6 पर पावर n की जगह कितना है तो 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट है जो 6 आया, 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। यार एक और मान यहाँ पे हम रख कर देख लेते हैं, तो लिखेंगे जब n बराबर 3 हो, कितना पर बैठाना है 6 पर पावर n पर बैठाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 6 पर पावर 3, 6 के क्यूब करेंगे तो 6 6 36, 36 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। लास्ट डिजिट इसका देखिए 6 आ रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट यानी कि कितना हूँ आप 6 पर पावर रख कर देख लीजिए 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 ही आएगा यानी कि 0 तो आ ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी कि लिखेंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना आपको करना है, आपको एक भी मार्क्स का कटौती नहीं किया जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। परिमेय संख्या के रूप में लिखें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 1.34 को आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। टोटल संख्या कितना है 134, दशमलव के बदले हटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे बैठा देंगे। इसको काटना है तो काट दीजिए, इतना पर छोड़ना है तो इतना पर ही छोड़ दीजिए, बन गया। परिमेय की संख्या के रूप में लिखा गया। परिमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बढ़िया ही ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 को हम बता देते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप 10 भी बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने का तरीका आपको बिल्कुल सेम लगाना है। √3 के जगह आपको हर एक बार ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिद्ध करने का तरीका सेम रहता है, आपको केवल डिजिट को बदल देना है। अगर √3 है तो √3 लिखेंगे, √2 है तो √2 लिखेंगे, √5 है तो √5 लिखेंगे, यानी कि डिजिट को चेंज करके आपको दे सकता है, लेकिन सिद्ध करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सिद्ध करने वाले हैं। जितना डिजिट बोलेगा उतना डिजिट आपको चेंज करके लिख देना है। √3 और √2 है तो 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो आप बना ही लीजिएगा। अगर √5 भी कर सकता है, यहाँ पे कोई उसमें दो मतगत नहीं है। ठीक है, सिंपल से आपको जैसे हम बताते हैं वैसे बनाना है, आपको केवल डिजिट को चेंज कर देना है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए वास्तव में सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या क्वेश्चन है, तो वास्तव में √3 अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन आपको सिद्ध करके दर्शाना है कि आखिर √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, सभी को आपको डिस्कस करके सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम सिद्ध कर लेते हैं। तो आपको उल्टा मान के बनाना है। वास्तव में अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना, और वास्तव में अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन आपको परिमेय मान के बनाना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √3 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान के हम बनाएंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब हम √3 को मान लिए तो √3 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, तो P/Q के रूप में होता है। तो P/Q हम बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का जो भी नियम है यहाँ पे आप तो लगाएंगे, क्योंकि जब √3 को परिमेय मान लिए तो √3 को परिमेय के अनुसार तो हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ P और Q क्या होगा, जहाँ P और Q
पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और P अतः P और Q सहअभाज्य संख्या भी है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी दो संख्या जिनका HCF 1 होता है। तो P और Q जब सहअभाज्य संख्या है तो P और Q का HCF भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखते हैं आखिर 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, P में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा P, और √3 में Q से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3Q हो जाएगा। अब रूट को सिंपल से आपको हटा देना है कौनों भी कीमत पर। तो कैसे हटेगा? तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर एक तरफ हो गया P, एक तरफ हो गया √3Q। तो यहाँ पे P² बराबर हो जाएगा एक तरफ √3Q का होल स्क्वायर। तो P² बराबर कितना हो जाएगा? √3Q का होल स्क्वायर करेंगे, √3 गुने √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे Q² हो जाएगा। P² बराबर 3Q² हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि P² बटा यहाँ पे देखिए गुना में 3 है तो यहाँ पे हम भागम 3 कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बराबर Q²। आप यहाँ पे देखिए P² बटे 3 है तो आप इसको लैंग्वेज के अनुसार कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं P² 3 से विभाज्य, P² 3 से विभाज्य। आखिर हम ऐसा बात किस लिए लिख रहे हैं, सभी बातों को यहाँ पे हम अब जवाब देने वाले हैं। P² 3 से विभाज्य, तब जब P² 3 से विभाज्य तो P भी तो 3 से विभाज्य होगा। कैसे होगा अभी तुरंत बताते हैं। P भी 3 से विभाज्य होगा, तो लिखेंगे P भी 3 से विभाज्य। अब जैसे यहाँ पे देखिए हम समझा देते हैं आपको कि मान लिया जाए यहाँ पे रफ में, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे 3 का स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 कट जाता है। जब 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो 3 का स्क्वायर अगर हटा भी देते हैं, खाली 3 भी 3 से भागा देते हैं, फिर भी देखिए कट जाता है। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो स्क्वायर को हटा देने पर भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे हम लिखे हैं, जब P² 3 से विभाज्य है तो स्क्वायर को हम हटा देंगे फिर भी P भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि P बराबर 3R, माना कि P बराबर 3R, तो उसी तरह से आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो P² बराबर कितना हो जाएगा? समीकरण 1 के अनुसार, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो P² बराबर कितना हो जाएगा? 3R के वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9R² हो जाएगा। अब P² का मान यहाँ पे देखिए 3Q² है, तो P² का जगह आपको 3Q² आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 3Q² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9R²। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख देना है समीकरण 1 से। इस तरह से अगर आप बनाते हैं परीक्षा में तो एक भी कोई नंबर आपको नहीं काट सकता है। अब यहाँ पे देखिए Q² बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9R², यहाँ पे गुना में 3 है तो यहाँ पे भागम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 यहाँ पे कट जाएगा। Q² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? तो 3R² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से आप लिख सकते हैं Q² बटा गुना में 3 तब भागा में 3 बराबर यहाँ पे R²। उसी तरह से आप लैंग्वेज के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q² 3 से विभाज्य, ठीक है। तो जब स्क्वायर को हटा देंगे फिर भी विभाज्य होगा तो लिखेंगे Q भी 3 से विभाज्य। बिल्कुल जैसे हम ऊपर किए वैसे ही आपको नीचे करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्टिंग किए, यहाँ से देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखें इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब यहाँ पे समझिए कि P भी 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है। दोनों संख्या जब 3 से विभाज्य है
तो P और Q दोनों का HCF भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्या P और Q 3 से विभाज्य। भाई यहाँ पे देखिए P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। जब दोनों संख्या 3 से विभाज्य है तो यानी कि दोनों संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसका दोनों संख्या का P और Q का HCF भी 3 हो जाएगा। सिंपल, P और Q का HCF भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है, अगर 1 आता तो परिमेय होता, लेकिन 1 तो आया नहीं। P और Q 3 से विभाज्य है तो P और Q का HCF भी 3 आ गया, तो 1 के बराबर तो है ही नहीं। तो इसी तरीका को आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख देना है। अतः √3 को परिमेय संख्या इसके अनुसार माना जो गलत है। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो कुछ भी मार्क्स आपको कटने वाला नहीं है। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग किए, इस तरह से आपको बना लेना है। इस तरह से रटने वाली तो बात नहीं है भाई, बहुत बढ़िया ढंग से समझाएं, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है। आपको इसमें देखिए √2 को सिद्ध करना है। √2 के अलावा √5 भी पूछ सकता है। सिद्ध करने का तरीका सेम रहेगा, केवल आपको डिजिट बदल देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ √3 है जहाँ वहाँ √2 आपको करके कैलकुलेशन कर देना है। सिंपल। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा हट के है। ठीक है, इसमें 11 में क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 को यहाँ पे जल्दी से हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा देते हैं कि आखिर क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। 3 + 2 √5 को सिद्ध करना है, तो इसी तरह से उल्टा मान लेना है आपको। जितना भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको उल्टा मान के बनाना है। लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान को आपको सभी क्वेश्चन को इस तरह का बनाना है। तो 3 + 2 √5 को जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या का जो भी नियम है उसको यहाँ पे हम लगाएंगे। P/Q, Q बराबर क्या? इज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 √5 को आप अलग कर दीजिए, बराबर P/Q यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे 3 है तो माइनस में 3 आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 √5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे LCM ले लीजिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 Q 1 का LCM Q। यहाँ पे हो जाएगा P - 1 में Q से भागा यहाँ पे देंगे, Q बार में कटेगा, ऊपर जाकर Q गुना कर देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3Q। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए √5 को यहाँ पे आपको साइड करके लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? P - 3Q। और बटा यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए गुना में है तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, बराबर में तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा भागा में। यहाँ पे 2 देखिए गुना में है तो बराबर के साइड जब ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P - 3Q/2Q। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए √5 √2 √3 साफ साफ पता चल जाता है कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में ये संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखिए तो अपरिमेय बराबर परिमेय हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज के अनुसार छोटा सा लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 1 का दायां पक्ष
परिमेय के रूप में है तो लिखेंगे परिमेय है, किंतु बायां पक्ष, तो बायां पक्ष के बारे में साफ साफ पता है कि √5 अपरिमेय होता है, तो लिखेंगे किंतु बायां पक्ष अपरिमेय है। अतः अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 को परिमेय संख्या माना जो गलत है। 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आपको रट के नहीं लिखना है, इसी के अनुसार तो लिखें। तो प्लीज़ भाई सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए। इस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इन सभी क्वेश्चन को आपको बना लेना है 1 से 2 बार। आप इन सभी क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा उम्मीद है आपको एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका, अगर ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।